सबको दिखाई दे रहा है, राइट? डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। तो देखो इसमें अब ये है कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप कैसे होता है, आफ्टर बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ ये कैसे बनना शुरू होता है। तो बिगिंस टू डेवलप एज अर्ली एज द 4th वीक। तो 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में ये बनना शुरू हो जाता है एज ए डाउन ग्रोथ फ्रॉम द थिकंड मेमोरी रिज मिल्क लाइन ऑफ एक्टोडर्म। तो हमने जर्म लेयर्स पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये कहाँ से बना? एक्टोडर्म से। सो बिगिंस टू डेवलप एज अर्ली एज 4th वीक एज ए डाउनवर्ड फ्रॉम द थिकेंड मेमोरी रिज। रिज कहते हैं लाइन को। तो एक्टोडर्म में एक लाइन होती है, रिज होती है, वहां से ये डाउनवर्ड ग्रोथ नीचे की तरफ शुरू हो जाती है। तो ये मेमोरी ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है along a line from the axilla to the inguinal region। इंग्वाइनल रीजन कौन सा होता है? किसी ने सुना है इंग्वाइनल हर्निया? हर्निया कॉमन है। यस सर। कहाँ होता है इंग्वाइनल रीजन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, हाँ हाँ, उसमें। अपर थाई, हमारा जो थाई है उसमें जो अपर पार्ट है जहां से लोअर लिम्ब शुरू होता है, जिनको हम क्या बोलूं, मैं आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, तो यहाँ से जब इंटेस्टाइन नीचे आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो ये हर्निया तो हम वैसे बाद में पढ़ेंगे। तो इंग्वाइनल रीजन इज दिस। तो वो क्या बोल रहा है, फिर से समझो। मेमोरी ग्लैंड बिगिंस टू डेवलप एज अर्ली एज 4th वीक। तो वो बनना शुरू होता है 4th वीक में ही। कैसे बनना शुरू होता है? एज ए डाउनवर्ड ग्रोथ फ्रॉम द थिकेंड मेमोरी रिज ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में एक रिज है, लाइन है, उसमें नीचे की तरफ एक ग्रोथ होनी शुरू होती है। किस लाइन पे वो ग्रोथ होती है? अलोंग द लाइन फ्रॉम द एक्सिला टू द मिड इंग्वाइनल रीजन। तो देखो ये एक्सिला है, एक्सिला से मिड इंग्वाइनल रीजन, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वो ग्रोथ होना शुरू होती है फ्रॉम द एक्टोडर्म। मिड इंग्वाइनल रीजन इज इंग्वाइनल रीजन का सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, मिड इंग्वाइनल रीजन तक तो डायरेक्शन नीचे की तरफ ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सुपर न्यूमेरी निपल्स और इवन ग्लैंड्स प्रॉपर मे फॉर्म एट लोअर लेवल्स ऑन दिस लाइन। कई बार बहुत सारे निपल्स भी किसी में बन सकते हैं और ग्लैंड्स भी, मेमोरी ग्लैंड भी बहुत सारे बन सकते हैं किसी किसी को, अगर उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है ना, वो कंडीशंस होती हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो देयर कैन बी सुपर न्यूमेरी निपल्स, मतलब एक से ज्यादा, मतलब दोनों तरफ हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड 2 निपल हैं। अगर दोनों तरफ देखें तो 2 से ज्यादा निपल अगर प्रेजेंट हैं, या एक साइड 1 से ज्यादा निपल प्रेजेंट हैं, ऐसा भी हो सकता है। या किसी किसी को एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड भी हो सकता है एट द लोअर लाइन, एट द फॉर्म एट द लोअर लेवल ऑन दिस लाइन। तो यहाँ देखो, यहाँ दिखाया हुआ है, इसी लाइन में नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड भी बन सकता है, या किसी को इसी लाइन में एक्स्ट्रा निपल्स भी बन सकते हैं। ठीक है ना, ये लाइन पूरी जा रही है एक्सिला से इंग्वाइनल रीजन तक। तो ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है इसी में, ये इसी लाइन पर ये बन सकते हैं। ठीक है, तो सुपर न्यूमेरी निपल्स और इवन ग्लैंड्स प्रॉपर मे फॉर्म एट लोअर लेवल्स ऑन दिस लाइन। लोब्यूल फॉर्मेशन अकर्स ओनली इन फीमेल। जो डक्ट्स बनते हैं वो किस में बनती हैं? लोब्यूल्स ओनली इन फीमेल, मेल में नहीं बनते। एंड बनते कब हैं? एंड डस सो आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद बनने शुरू होते हैं। ईच लेक्टिफेरस डक्ट इज कनेक्टेड टू ए ट्री लाइक सिस्टम ऑफ डक्ट्स एंड लोब्यूल्स intermingled and enclosed by connective tissue to form a lobe of land। So हर एक लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो ट्री लाइक सिस्टम से जुड़ी हुई है। वो ट्री लाइक सिस्टम कौन बनाता है? डक्ट एंड लोब्यूल्स विच आर इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे में मिक्स हैं वो सारे टिश्यूज,
एंड इन सबको कवर करता है कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म ए लोब ऑफ द ग्लैंड। तो इस पीछे जो हमने डायग्राम देखा था उसमें क्लियरली दिख रहा था ये सब। एक सेकंड में दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें क्या था, लेक्टिफेरस डक्ट है और ये ट्री की तरह दिख रहा है, पूरा पेड़ है स्काई ब्लू कलर के, बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है कि पेड़ है, ट्री की तरह है अरेंजमेंट। डक्ट है, इसमें एल्वेओलाई हैं और बाकी सारी चीजें हैं। तो इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, so each lactiferous duct is connected to a tree like system of ducts and nodules जो कि मिक्स हैं आपस में, और इन सब को कवर करता है कनेक्टिव टिश्यू और क्या बनाता है, लोब ऑफ द ग्लैंड। connective tissue covers all this and forms the lobe of gland, and lobule formation occurs only in the female. तो ये डॉटेड लाइन पूरी दिखाई है जहां से ये जर्म लेयर नीचे तक आती है इंग्वाइनल रीजन तक, और ये मेमोरी क्रेस्ट जो रिज हमने को बताई थी उन्होंने, एक्टोडर्म पे एक रिज होती है जिसको मेमोरी रिज बोलते हैं, वहां से ये ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू होते हैं। अब आता है द रेस्टिंग नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट हाउएवर कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू। नॉन लैक्टेटिंग, जब तक उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ब्रेस्ट में, वो रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग फेज में होता है अपनी, तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू। वेरिएशन इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन फैट कंटेंट, नॉट द ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में सब में बराबर होता है, पर साइज ऑफ ब्रेस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, फैट पे। अगर फैट ज्यादा है तो साइज ऑफ ब्रेस्ट ज्यादा बड़ा होगा, अगर फैट कम है तो साइज ऑफ ब्रेस्ट छोटा होगा। तो साइज जो है ब्रेस्ट का, इट डिपेंड्स ऑन द फैट एंड नॉट ऑन द ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में वेरिएशन बहुत कम होती है, विच इज वेरी स्पार्स। स्पार्स मतलब बहुत कम। ग्लैंडुलर टिश्यू कम होता है, फैटी टिश्यू ज्यादा होता है। तो मेनली mammary gland is made up of fibrous and fatty tissue. Out of that also fat is more compared to fibrous tissue. अब देखो, जहां भी नहीं समझ में आए आप मुझे रोक लेना, ठीक है? अभी तक क्लियर है सबको? ओके सर। यस सर। अब देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, alveoli bud off from the smaller ducts and the organ usually enlarges significantly. alveoli जो है वो स्मॉलर डक्ट से अलग हो जाते हैं और ऑर्गन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। मोर सो इन प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन। साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि अब उसको क्या करना है, मिल्क को प्रोड्यूस करना है, लैक्टेशन के लिए अब वो प्रिपेयर होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्वियोलाई बड ऑफ फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट्स। एल्वियोलाई वहां से अलग नहीं होते, वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं नए नए एल्वियोलाई स्मॉलर डक्ट्स के आसपास, और ऑर्गन का साइज जो मेमोरी ग्लैंड का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ टू प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन नाउ। व्हेन लैक्टेशन सीजेस, जब मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उसके बाद भी क्या होता है, देयर इज इन्वोल्यूशन ऑफ सिक्रीटरी टिश्यू। जो टिश्यू मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन लैक्टेशन सीजेस देयर इज इन्वोल्यूशन ऑफ सिक्रीटरी टिश्यू। इन्वोल्यूशन कहते हैं अपने आप डिसॉल्व होना, अपने आप खत्म होना। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है 3-4 साल 5 साल के बाद में, माँ में फिर मिल्क आना फीमेल्स में बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, वापस से जो सिक्रीटरी टिश्यू है वो इन्वोल्यूट होना, बंद होना, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर मीनोपॉज प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ लोब्स एंड डक्ट्स टेक्स प्लेस। क्या होता है मीनोपॉज, पता है किसी को? मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। हाँ जी, मेंस्ट्रुएशन पॉज हो जाता है मेनोपॉज में। हाँ वेरी गुड बच्चों। तो
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती हैं फीमेल्स में, वो जब बंद हो जाती हैं एट द अराउंड एज ऑफ 50 अप्रोक्सीमेटली, तो उस टाइम जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं फीमेल्स में, उस को बोलते हैं मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो गई, आनी बंद हो गई, ठीक है। तो एट दैट एज, आफ्टर दैट एज क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ लोब्स एंड डक्ट्स टेक्स प्लेस। एट्रोफी कहते हैं डीजनरेशन, दिमाग में लिख लो व्हाट इज एट्रोफी, डीजनरेशन। धीरे धीरे चीजें खत्म होनी शुरू होती हैं, जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन भी खत्म होनी शुरू होती है, बाल भी सफेद होते हैं, हर चीज खत्म होनी शुरू होती है। तो वैसे ही फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज जो है मेमोरी ग्लैंड के लोब्स और डक्ट्स भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नए एल्वियोलाई बनते हैं स्मॉलर डक्ट्स के आसपास, एंड द साइज ऑफ ऑर्गन एनलार्जेस, बड़ा हो जाता है, because it has to prepare for lactation, for milk production. When milk production stops, then there is also again dissolution of secretory tissue. secretory tissue अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है, इन्वोल्यूशन हो जाता है उसका। आफ्टर मीनोपॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिव एट्रोफी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाती हैं लोब्स एंड डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब आते हैं मेल, अभी तक बात हुई फीमेल ब्रेस्ट की, अब आते हैं मेल ब्रेस्ट पे। तो जो मेल ब्रेस्ट है, इट रिजेंबल्स रूडिमेंट्री फीमेल ब्रेस्ट। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री? सर जिसका ग्रोथ ना हो। हाँ, मतलब जो कि अंडर डेवलप्ड बोल सकते हो आप, ग्रोथ ना हो या अंडर डेवलप्ड, बिल्कुल सही बोला। तो रिजेंबल्स द रूडिमेंट्री फीमेल ब्रेस्ट, मेल का जो ब्रेस्ट है इट रिजेंबल्स द रूडिमेंट्री मेल ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट, एंड हैज नो लोब्यूल्स और एल्वियोलाई। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि सिर्फ फीमेल्स में लोब्यूल्स होते हैं, मेल्स में लोब्यूल्स होते नहीं है, तो एल्वियोलाई भी वहां पर नहीं बनते। निप्पल का साइज मेल्स में स्मॉल होता है, एरियोला भी स्मॉल होता है, एंड दे लाई ओवर द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो जो मेल्स में निप्पल है वो कौन सी स्पेस में है? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। So the male breast, it resembles the rudimentary female breast and has no lobules or alveoli. इसमें lobules नहीं होते, alveoli भी नहीं होते। Nipple is small and areola lie over the fourth intercostal space. Nipple and areola are small and the position of both of them is fourth intercostal space. अब आते हैं हम क्लिनिकल एनाटमी। ब्रेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्लिनिकली, जो डिफॉर्मेशन यहाँ देखी जाती हैं। पहला है देखो एमेस्टिया। एमेस्टिया इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। अगर किसी के ब्रेस्ट नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे एमेस्टिया। तो ये एक साइड में भी हो सकता है, मान लो लेफ्ट ब्रेस्ट डेवलप है, राइट ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो एमेस्टिया ऑफ राइट साइड, एमेस्टिया ऑफ लेफ्ट साइड, ऐसे हम बोल सकते हैं। पॉलीमेस्टिया, सुपर न्यूमेरी ब्रेस्ट, अभी जो दिखाया था मैंने, मोर देन 2, अगर ज्यादा ब्रेस्ट्स हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीमेस्टिया। एथीलिया, एब्सेंस ऑफ निपल, ब्रेस्ट है पर निपल एब्सेंट है, तो बोलेंगे उस कंडीशन को एथीलिया। पॉलीथीलिया, फिर वही पॉली मतलब बहुत सारे, तो थीलिया, सुपर न्यूमेरी निपल्स, nipples are more than 2. Then gynecomastia, it occurs in Klinefelter syndrome, ये हम बाद में पढ़ेंगे what is Klinefelter syndrome। उसमें क्या होता है, मेल्स के अंदर फीमेल लाइक ब्रेस्ट, फीमेल लाइक ब्रेस्ट इन मेल, ठीक है ना। मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाए और वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह लगे, देन इट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया, या फीमेल के फीचर्स मेल में आ जाए तो गायनेकोमेस्टिया। देन ब्रेस्ट इसके क्या, गायनेकोमेस्टिया के, हाँ ये गायनेकोमेस्टिया क्यों हो जाता है, क्या कॉज है इससे? बच्चे ये तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आएगा आपको, इसमें कॉज ऐसा कुछ नहीं है, हार्मोनल डिस्टरबेंस से होता है ये सब, ठीक है ना। हार्मोन्स अगर सर ये तो 12th में लिखा था। हाँ,
हार्मोनल डिस्टरबेंस से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, एमेस्टिया, पॉलीमेस्टिया, ओके सर। एथीलिया, पॉलीथीलिया। एमेस्टिया समझ में आ गया, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, अगर नंबर ऑफ ब्रेस्ट ज्यादा हैं तो पॉलीमेस्टिया, निपल एब्सेंट है तो एथीलिया, अगर निपल ज्यादा हैं तो पॉलीथीलिया, गायनेकोमेस्टिया। देन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में पस फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है लोब्यूल्स का, तो एब्सिस, एब्सिस मतलब इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देखो, मैमोग्राफी बोलते हैं इसको, ये भी कैंसर के लिए होता है मैमोग्राफी टेस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये तो नॉर्मल है, फैटी ब्रेस्ट है, इसके अंदर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, वाइट कलर का स्पॉट आ रहा है, और यहाँ पर हिट्रोजीनसली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यूज बहुत आसपास हैं, दिस इज एक्सट्रीमली डेंस, मतलब यहाँ कोई ना कोई मिल्क सिक्रीशन या मिल्क इकट्ठा है ब्रेस्ट में और हार्ड हो गया है ब्रेस्ट। या इसी तरीके से दिखाई देता है जब कोई गांठ होती है, तो जैसे यहाँ दिख रही है स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू, तो ऐसे ही वाइट स्पॉट काफ़ी बड़ा, जिसकी मार्जिन जो है, किनारे जो हैं वो क्लियर होते हैं, वो पता लग जाता है इसमें मैमोग्राफी में। तो दिस इज मैमोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट, क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको ऐसे दिखाई देगा। देन आता है देखो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, सिर्फ हम आज इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मसल्स क्या क्या हैं, पहले है देखो पेक्टोरलिस मेजर, मेन मसल, देन पेक्टोरलिस माइनर, मेजर एंड माइनर, साइज के हिसाब से है, मेजर बड़ी है, माइनर छोटी है। सब क्लेवियस नाम बता रहा है, क्लेविकल के नीचे, देन सेरेटस एंटीरियर। तो दीज आर द 4 मेन मसल्स इन द पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरलिस मेजर माइनर के कारण ही इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ दिख रहा है देखो, ये वाली पूरी मसल, बड़ी मसल जो है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल के 3 पार्ट होते हैं, ये अभी से समझ लो, आगे तक के लिए इजी हो जाएगा। पेक्टोरलिस मेजर मसल है 3 पार्ट, क्लेविकुलर हेड, स्टर्नोकॉस्टल हेड, एब्डोमिनल हेड। सो जो क्लेविकल से पार्ट शुरू होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, क्लेविकुलर हेड या क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। जो स्टर्नम से शुरू होता है और रिब्स से शुरू होता है वो स्टर्नल हेड, तो ये सारा पार्ट स्टर्नल हेड कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। और लास्ट वाला एब्डोमिनल हेड, ये जो पार्ट है ये एब्डोमिनल हेड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, स्टर्नल, क्लेविकुलर एंड एब्डोमिनल। तो ये क्लेविकुलर पार्ट, ये स्टर्नल पार्ट एंड ये एब्डोमिनल पार्ट, लोअर पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट हैं पेक्टोरलिस मेजर के, 3 जगह से ओरिजिन है, अलग अलग नहीं है ये पार्ट, पूरी मसल एक ही है, बट 3 जगह से ओरिजिन है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्लेविकुलर हेड, स्टर्नोकॉस्टल हेड एंड एब्डोमिनल हेड। तीनों हेड मिलते हैं और एक साथ एक ही पॉइंट पे इंसर्ट होते हैं ऑन द लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव। तो ये बाइसेपिटल ग्रूव होता है, बाइसेप्स का टेंडन यहाँ से जाता है, बाइसेप्स मसल का, इसका मीडियल पार्ट है ग्रूव का, लाइन खड्डे का, और लेटरल पार्ट है। अंदर की तरफ वाला किनारा, बाहर की तरफ वाला किनारा, बाहर की तरफ वाले किनारे पर ये इंसर्शन है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। ठीक है, तो अभी आगे आएगा ओरिजिन इंसर्शन, इस डायग्राम में दिख रहा है इसलिए मैंने समझा दिया, फिर से आपको समझ में नेक्स्ट क्लास में अपन फिर पढ़ेंगे। तो क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। तो बाइसेपिटल ग्रूव का दूसरा नाम है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। क्यों बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, वो भी समझ लो। ये लेसर ट्यूबरकल होता है, उठा हुआ पार्ट होता है ह्यूमरस का छोटा सा, इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब उठा हुआ पार्ट, पहाड़ की तरह।
और ये बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, बड़ा पहाड़ की तरह उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, दोनों के बीच में ग्रूव है, इसीलिए नाम क्या दिया, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ठीक है, क्लियर है? इंटर ट्यूबरकुलर, इंटर मतलब बीच में। स्कूल्स में आपने पार्ट लिया होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, तो इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल्स के या काफी स्कूल्स के बीच में। तो वैसे ही दो ट्यूबरकल के बीच में ये ग्रूव है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। क्लियर है? तो उसका अब दो पार्ट हो गए ग्रूव के, मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। तो लेटरल जो पार्ट है, लेटरल लिप, जो लेटरल किनारा है इस ग्रूव का, उस पर इंसर्शन है पेक्टोरलिस मेजर का। फिर आते हैं देखो सबक्लेवियस मसल, सॉरी माइनर पे आ जाओ। अब माइनर मसल देखो छोटी है, पेक्टोरलिस माइनर मसल, इट इज स्मॉलर देन पेक्टोरलिस मेजर। इसी के नीचे है, पेक्टोरलिस मेजर के नीचे पेक्टोरलिस माइनर। तो यहाँ पर मेजर क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मेजर को अब हमने रिमूव कर दिया, तभी हम उसके नीचे माइनर को देख पा रहे हैं। फिर आते हैं सबक्लेवियस, वेरी स्मॉल मसल बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे। तो ये जो मसल है ये सबक्लेवियस मसल, इसीलिए इसका नाम सबक्लेवियस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिलो द क्लेविकल। तो क्लेविकल से शुरू हुई और कहाँ जा रही है, फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब तक। ठीक है ना, तो बहुत छोटी सी है, क्लेविकल से फर्स्ट रिब, सबक्लेवियस मसल। लास्ट है सेरेटस एंटीरियर, जो कि हमें बाद में पीछे से देखनी पड़ेगी, दिखा देता हूं आपको। ये वाली मसल सेरेटस एंटीरियर, जो मैंने बताया था विंग्स की तरह हमें दिखाई देते हैं साइड से, दैट इज नोन एज सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, क्लियर है ये? जब आप किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जो रेगुलर जिम जाता है, बॉडी अच्छी है, तो उनके आपको साइड में यहाँ पे विंग्स की तरह से डॉट्स से दिखते हैं चेस्ट के दोनों तरफ। वो डॉट्स किसके कारण होते हैं, ड्यू टू दीज डिजिटेशंस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। इसके ये जो डिजिट्स बनते हैं, फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शन बनते हैं, इनसे वो खड्डे से हमें दिखाई देते हैं दोनों तरफ चेस्ट में। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। Origin and insertion we will study in the next class. ठीक है, ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ब्रेस्ट के बारे में पढ़ा, फीमेल ब्रेस्ट, मेल ब्रेस्ट, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और क्लिनिकल एनाटमी हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने पढ़ा मैमोग्राफी में कैसे दिखता है, मसल्स के हमने इंट्रोडक्शन किया, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस एंटीरियर। अभी जो पढ़ाया वो तो सब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसकी एक रीडिंग जरूर करना शाम को, और पूरा अभी तक जो पेक्टोरल रीजन पढ़ा है उसको प्लीज पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो देन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। ओके सर। थैंक यू।